जरा इमेजिन कीजिए, रात का गहराता हुआ समय है, पहाड़ों में सर्द हवा चल रही है और बाहर घना अंधेरा है। डरावना माहौल है। बिल्कुल। और आपका सबसे वफादार पालतू कुत्ता, जो आमतौर पर किसी भी छोटी सी आहट पर जोर जोर से भौंकने लगता है ना, आज वो बिल्कुल खामोश है। अच्छा। हाँ, वो डरा हुआ सहमा हुआ आपके बरामदे में दुबका है। मतलब वो किसी तरह घर के अंदर आने के लिए बस दरवाजा खुरच रहा है। क्योंकि उसे पता है कि बाहर उस घुप अंधेरे में कोई है जो उसे देख रहा है। एग्जैक्टली। एक ऐसी खामोश मौत जो किसी भी पल उस पर झपट सकती है। और पता है, ये कोई इमेजिनेशन या किसी हॉरर फिल्म का सीन नहीं है। पहाड़ों में, खासकर गढ़वाल और कुमाऊं के कई गांवों में आज ये एक रोजमर्रा की खौफनाक सच्चाई बन चुकी है। हाँ बिल्कुल। गढ़वाली की एक बहुत ही मार्मिक कविता की पंक्ति है इसके ऊपर, कुकुर क्विंकाणु द्वार भटकाणु ब्यार बकबॉल डिंडोलम। इसका मतलब वही हुआ ना कि कुत्ता बाघ के डर से दरवाजा खटखटा रहा है। जी, वो अंदर आने की गुहार लगा रहा है। इस सुनकर ही सहरन होती है। तो आज की हमारी इस विशेष गहन चर्चा यानी इस डीप डाइव का मिशन इसी खौफ को समझना है। हमारे पास नरेंद्र कटहैत जी के कुछ बेहद चुभने वाले लेख और विश्लेषण हैं। बिल्कुल, उनका विश्लेषण इस समस्या का एकदम अलग ही एंगल सामने रखता है। हाँ, और हमें यही समझना है कि आखिर क्यों हमारा सिस्टम बार बार फेल हो रहा है। मतलब जब पहाड़ का एक आम आदमी अपने ही आंगन में कैद हो जाता है तो इसके लिए असली जिम्मेदार है कौन? सही सवाल है। क्या वो वन विभाग है, पंचायत है, या फिर हमारी वो व्यवस्था जो आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने से कतरा रही है? तो इसी को डिकोड करते हैं। देखिए, इस मुद्दे को समझने के लिए हमें उस डर की साइकोलॉजी को समझना होगा जो आज हर पहाड़ी घर में पैठ कर चुकी है। बिल्कुल। और अगर हम हाल के आंकड़े देखें ना, तो स्थिति सच में डराने वाली है। मतलब पौड़ी मुख्यालय के बिल्कुल करीब एक गांव है कमद, वहां आदमखोर बाघ के हमले में सीधे तौर पर जनहानि हुई है। बाप रे। और सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि ये कोई एक छिटपुट घटना नहीं है। हाँ, मैं लेख पढ़ रहा था और अगर हम पैटर्न को देखें तो पिछले 1-1.5 साल के भीतर ही बाड़ा, घुड़दौड़ी, भमठी और भतकोट जैसे कई गांवों में बिल्कुल ऐसे ही त्रासदी देखी गई है। एक ही सीमित इलाके में? वही तो, एक ही साल के भीतर इतने सारे गांवों में लोगों का मारा जाना, ये कोई मामूली बात नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ये दिखाता है कि घर के आंगन से लेकर खेतों तक मौत का साया मंडरा रहा है। लोग शाम 5 बजे के बाद घरों से निकलने में कांपते हैं। वो अपने ही घरों में एक तरह से कैदी बन गए हैं। अब ऐसे में जब खौफ इतना बढ़ चुका हो तो एक आम इंसान सबसे पहले क्या करेगा? वो सिस्टम की तरफ देखेगा। जाहिर सी बात है। और यही मेरा आपसे एक सीधा सवाल है। जब भी ऐसी कोई घटना होती ना, तो सबसे पहली उंगली उठती है वन विभाग पर। हाँ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर। लोग सड़कों पर उतर आते हैं, कहते हैं कि वन विभाग पूरी तरह फेल हो गया है। तो क्या लोगों का सारा दोष वन विभाग पर मढ़ देना गलत है? देखिए अनिल, हम इस धारणा को लॉजिक की कसौटी पर कसे ना तो तस्वीर थोड़ी अलग नजर आती है। वो कैसे? ये बात सही है कि वन्य जीवों का प्रबंधन वन विभाग के ही दायरे में आता है, लेकिन आम जनता के दिमाग में वन विभाग का जो काम है और उनका जो एक्चुअल मैंडेट है, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। मतलब उनका असली काम कुछ और है? हाँ, वन विभाग का मुख्य काम है जंगलों को आग से बचाना, पेड़ों के अवैध कटान को रोकना और वन संपदा की रक्षा करना। लेकिन बाघ भी तो उसी वन संपदा का हिस्सा है ना? बिल्कुल है, लेकिन जब कोई आदमखोर बाघ इंसानी बस्ती में घुसता है तो वन विभाग अक्सर निरुत्तर हो जाता है, क्योंकि देखिए उनके पास कोई ऐसी जादुई छड़ी या अनलिमिटेड बजट तो है नहीं। हाँ, कि वो जंगलों और गाँव के बीच कोई चीन की दीवार खड़ी कर दें। एग्जैक्टली। पहाड़ों की टोपोग्राफी को समझिए। वहाँ जंगल और गांव आपस में इस तरह गुथे हुए हैं कि आप कोई लकीर नहीं खींच सकते कि यहाँ से जंगल खत्म और यहाँ से गांव शुरू। तो क्या इसका मतलब ये है कि वन विभाग अपने हाथ खड़े कर ले कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते? नहीं, वो अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह भाग नहीं सकते। रेस्क्यू करना, पिंजरे लगाना, ये उन्हीं का काम है। लेकिन जो सबसे अहम सवाल यहाँ उठता है वो ये है कि अगर वन विभाग अकेले समस्या को नहीं सुलझा सकता तो फिर इस पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में असली जिम्मेदारी किसकी है? मतलब पहली सुरक्षा की दीवार कौन सी है जो टूट रही है? बिल्कुल। तो अगर हम पहली सुरक्षा की दीवार की बात करें तो जो सामग्री हम आज खंगाल रहे हैं उसमें एक बहुत ही चौंकाने वाला एंगल है। जी, ग्राम पंचायत वाला एंगल। हाँ, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। मतलब एक जंगली जानवर 20-30 किलोमीटर दूर किसी जंगल से चलकर गांव में आता है और हमला करता है। हाँ। इसमें हम गांव के सरपंच या ग्राम प्रधान को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? बाघ के हमले से गांव में उगी झाड़ियों का क्या लेना देना? ये बात थोड़ी गले नहीं उतर रही। कारी है। किस तरह का? वो शेरों की तरह खुले मैदान में दौड़कर शिकार नहीं करता, वो एक एम्बुश प्रेडेटर है। यानी वो छिपकर
घात लगाकर हमला करता है। एग्जैक्टली बाघ को शिकार करने के लिए कवर चाहिए। अगर उसे छिपने की जगह नहीं मिलेगी तो वो इंसानी बस्तियों के इतने करीब कभी नहीं आएगा। अच्छा, इसे एक स्नाइपर की तरह सोचिए। अगर कोई स्नाइपर आप पर निशाना लगा रहा है तो वो हमेशा छलावरण का इस्तेमाल करेगा। अगर आप उसके आसपास की सारी घास साफ कर दें तो वो एक्सपोज हो जाएगा। बिल्कुल, और उसका प्लान फेल हो जाएगा। ओह, तो मतलब गांव के रास्तों के किनारे जो घनी झाड़ियां और लैंटाना जैसी घास उगाई है वो असल में उस बाघ के लिए एक परफेक्ट कैमोफ्लेज का काम कर रही है। 100% सही। बाघ उसी झाड़ी में छिपकर गांव के बीचों बीच पहुंच जाता है और यहीं पर ग्राम प्रधान और पंचायत की सीधी जिम्मेदारी आती है, सफाई रखना। हाँ, गांव के सार्वजनिक रास्तों और घरों के आसपास सफाई रखना ये वन विभाग का काम नहीं है। ये काम सीधे तौर पर ग्राम पंचायत का है। मतलब अगर रास्ते साफ नहीं हैं, तो हम बाघ को खुद अपने घर तक आने का रास्ता दे रहे हैं। बिल्कुल, और इसका मतलब है कि ग्राम प्रधान अपने बेसिक कर्तव्यों को निभाने में फेल हो रहा है। ये तो सच में एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। हम हमेशा वन मंत्री को कोसते रहते हैं, लेकिन जो मौत का रास्ता हमारे घर के बाहर बन रहा है उसके लिए हमारे गांव का मुखिया जिम्मेदार है। हाँ, लेकिन क्या सिर्फ ग्राम प्रधान को ही दोषी मान लिया जाए? क्यों, और कौन है? ग्राम प्रधान तो सिर्फ एक पद है। अगर आप पंचायती राज व्यवस्था को देखें तो ये एक लंबी चेन है। सरकार गांव में 5 से लेकर 9 वार्ड मेंबर मनोनीत करती है। अच्छा, हाँ। अगर ग्राम प्रधान निष्क्रिय है, झाड़ियां नहीं कटवा रहा है, तो ये वार्ड मेंबर्स क्या कर रहे हैं? और अगर वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं तो आम आदमी के पास क्या विकल्प है? यहीं पर लोकतंत्र का एक बहुत पावरफुल टूल सामने आता है, जिसके बारे में कटहर जी के लेख में बहुत मजबूत तर्क दिया गया है। कौन सा टूल? अगर पंचायत काम नहीं कर रही है ना, तो कानून में अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का स्पष्ट प्रावधान है। क्या बात कर रहे हैं? एक ग्राम प्रधान के खिलाफ सिर्फ इसलिए अविश्वास प्रस्ताव कि वो जंगली जानवरों से सुरक्षा नहीं दे पा रहा। बिल्कुल, सैद्धांतिक रूप से ये जनता का अधिकार है। अगर गांव वालों की जान जोखिम में है तो उन्हें वार्ड मेंबर्स के जरिए प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए। ये तो जवाबदेही तय करने का बहुत तगड़ा तरीका है। हाँ, कहीं से तो आम जनमानस को ये महसूस होना चाहिए कि पंचायती राज सिर्फ कागजों पर नहीं है। लेकिन जमीनी हकीकत तो ये है कि जब भी कोई दर्दनाक घटना होती है तो प्रधान से लेकर क्षेत्रीय विधायक और सांसद तक सब बस सांत्वना देने पहुंच जाते हैं। और यहीं से इस पूरी त्रासदी का एक दूसरा और भी ज्यादा कष्टकारी पहलू शुरू होता है, यानी राजनीति। हाँ, लेख में भी इस राजनीतिक दांव पेंच का बहुत तीखा जिक्र किया गया है। बिल्कुल, जब कोई गांव वाला मारा जाता है तो वहाँ तुरंत पक्ष और विपक्ष के नेता पहुंच जाते हैं, बयानबाजी शुरू हो जाती है। लेकिन जनता को नेताओं का राजनीतिक बल नहीं चाहिए। एग्जैक्टली, उन्हें उस समय नैतिक बल की जरूरत होती है। लोग नहीं चाहते कि नेता पिंजरों के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाएं। हाँ, पिंजरा लगाना तो वैसे भी एक रिएक्टिव अप्रोच है ना। मतलब जब नुकसान हो गया तब आप कुछ कर रहे हैं। हाँ, लोगों को एक प्रोएक्टिव कवच चाहिए। और इसी रिएक्टिव अप्रोच से जुड़ी एक बहुत ही संवेदनशील बात है, जब कोई बाघ आदमखोर घोषित हो जाता है तो अक्सर वन विभाग शिकारियों को बुलाता है। बहुत आम बात है। फिर शिकारी बाघ को मार गिराता है, बंदूक के साथ फोटो छपती है और लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन जो सामग्री हम देख रहे हैं उसमें इस पर एक बहुत बड़ा नैतिक सवाल खड़ा किया गया है जी, कि क्या नरभक्षी के नाम पर किसी भी जानवर को मार गिराना सही है? ये सच में एक बहुत बड़ा मॉरल डिलेमा है। समस्या ये है कि जब पब्लिक का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है ना, तो कई बार दबाव में आकर किसी भी बाघ या तेंदुए को मार दिया जाता है, सिर्फ फाइल बंद करने के लिए। मतलब असली आदमखोर अभी भी जंगल में है और किसी बेकसूर जानवर की बलि चढ़ा दी गई। बिल्कुल, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इकोलॉजिकल क्राइम है। सच में। और अगर बलि चढ़ाने की ही बात करें तो इस पूरी चर्चा का सबसे दिल दहला देने वाला हिस्सा वो है जहां इंसान अपने बचाव के लिए अपने ही जानवरों का इस्तेमाल करता है। आप उसी कुत्ते वाले उदाहरण की बात कर रही हैं ना, जिससे हमने शुरुआत की थी? जी हाँ, इसे जरा ध्यान से सोचिए। एक कुत्ता जो पूरी जिंदगी आपके घर की रखवाली करता है, लेकिन जब आदमखोर का खतरा होता है तो अक्सर लोग क्या करते हैं? वो उसी कुत्ते को घर के बाहर छोड़ देते हैं या कभी कभी तो पिंजरे में चारे के रूप में बांध देते हैं ताकि बाघ उस कुत्ते पर हमला करे और पिंजरे में फंस जाए। ये तो भयानक है। मतलब ये क्रूरता की हद है। ये सिर्फ क्रूरता नहीं है, ये हमारे अंदर के डर और स्वार्थ का सबसे भद्दा रूप है। इसीलिए लेख में कहा गया है कि संकट की इस घड़ी में अगर वो कुत्ता बाहर से दरवाजा खटखटा रहा है तो उसके लिए दरवाजे खोल देना ही मानवता का धर्म है। ये सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
एक तरफ हम 21वीं सदी में हैं, लेख में व्यंग्य भी है कि हम गा रहे हैं, आप नाच रहे हैं, मतलब हर तरफ विकास के उत्सव मनाए जा रहे हैं। हाँ, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन जब एक बाघ हमारे गांव में आ जाता है तो हमारे पास उसे रोकने का कोई तरीका नहीं है, सिवाय इसके कि हम अपने कुत्ते की बलि चढ़ा दें। अगर हम इतने ही सक्षम हैं तो आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? यही वो पॉइंट है जहाँ ये डिबेट एक समाधान की तरफ मुड़ती है। अगर हम खुद को मॉडर्न कहते हैं तो हमारे तरीके भी मॉडर्न होनी चाहिए ना। बिल्कुल। पुरानी बंदूकों और लोहे के पिंजरों से आगे बढ़ना होगा। आज की डेट में सबसे कारगर तरीका है ट्रैंक्विलाइजिंग और जीपीएस टैगिंग। लेकिन एक सेकंड रुकिए, पहाड़ों में तो नेटवर्क ही नहीं आता, कई बार बात करते करते कॉल ड्रॉप हो जाती है। हाँ, ये तो है। तो वहाँ घने जंगलों के बीच एक 200 किलो के बाघ पर जीपीएस टैग लगाना और उसे ट्रैक करना प्रैक्टिकली कितना मुमकिन है? ये एक बहुत ही वैलिड डाउट है। देखिए, पहाड़ों की टोपोग्राफी की वजह से ये काम मैदानी इलाकों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा मुश्किल है। आप जीप लेकर बाघ के पीछे नहीं भाग सकते। बिल्कुल नहीं। लेकिन आज की जो रेडियो टेलीमेट्री और सैटेलाइट जीपीएस कॉलर तकनीक है ना, वो सेलुलर नेटवर्क पर पूरी तरह निर्भर नहीं है। अच्छा, तो वो कैसे काम करती है? ये कॉलर सीधे सैटेलाइट से कम्युनिकेट करते हैं और एक तय समय पर, मान लीजिए हर 2 घंटे में, जानवर की एग्जैक्ट लोकेशन का डेटा स्टोर करते हैं। फिर VHF सिग्नल के जरिए वन विभाग की टीम उस डेटा को रिसीव कर सकती है। मतलब हमें पता होगा कि वो आदमखोर इस वक्त कहाँ है। बिल्कुल, इससे एक अर्ली वार्निंग सिस्टम बन सकता है। जैसे ही वो बाघ किसी गांव के 2 किलोमीटर के दायरे में आएगा, वन विभाग के कंट्रोल रूम में अलर्ट बज जाएगा। अरे वाह! वो तुरंत ग्राम प्रधान को मैसेज भेज सकते हैं कि जानवर आपके गांव की तरफ बढ़ रहा है, लोगों को घरों के अंदर रहने को कहें। ये तो कमाल का समाधान है। इससे न केवल इंसानों की जान बचेगी, बल्कि उस गलत बाघ के मारे जाने की नौबत भी नहीं आएगी। एग्जैक्टली। तकनीक कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये आज उपलब्ध है, दुनिया भर में इस्तेमाल हो रहा है। बस जरूरत है तो सिस्टम में इच्छा शक्ति की। सही कहा। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो जो तस्वीर उभरती है वो सिर्फ इंसान और जानवर के बीच के संघर्ष की नहीं है। नहीं, ये दरअसल हमारे पूरे सिस्टम का एक एक्सरे है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे जब संकट आता है तो हम सबसे आसान रास्ता चुनते हैं, यानी वन विभाग पर उंगली उठाना। जबकि असल समाधान तब निकलेगा जब वार्ड मेंबर से लेकर सांसद तक की जिम्मेदारी तय होगी। हाँ, जब पंचायतें गांव की झाड़ियां साफ करवा कर बाघ का कवर छीनेंगी। और जब हम कुत्तों को चारा बनाने की बजाय सैटेलाइट कॉलर जैसी तकनीक पर भरोसा करेंगे। जवाबदेही और तकनीक, यही 2 हथियार हैं जो इस खौफ को खत्म कर सकते हैं। एकदम सही बात है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार है जो लगातार मेरे दिमाग में घूम रहा है। हम बात कर रहे हैं झाड़ियां साफ करने की, जीपीएस कॉलर लगाने की, लेकिन अगर हम इकोलॉजी की थोड़ी बड़ी पिक्चर देखें, मतलब आज क्लाइमेट चेंज और जंगलों के अंधाधुंध कटने की वजह से जानवरों का जो प्राकृतिक घर है वो सिकुड़ रहा है। उनके शिकार खत्म हो रहे हैं। बिल्कुल। अगर एक बाघ को जंगल में खाने को कुछ मिलेगा ही नहीं तो वो तो गांव की तरफ आएगा ही ना, चाहे आप कितनी भी झाड़ियां साफ कर लें। ये तो है। तो सोचने वाली बात ये है कि क्या ये सारे उपाय सिर्फ एक फौरी इलाज है? क्या हम एक बहुत बड़े इकोलॉजिकल कोलैप्स को सिर्फ डिले कर रहे हैं? बहुत ही गहरा सवाल है ये। और अरे ऐसा ही चलता रहा तो क्या 10 या 15 साल बाद ये पहाड़ पूरी तरह से इंसानों के रहने लायक बचेंगे, या फिर ये पूरी तरह से उन भूखे शिकारियों के हवाले हो जाएंगे? इस पर तो हम सबको सोचना ही होगा। बिल्कुल। तो इसी सवाल के साथ और उस बरामदे में डरे हुए बैठे कुत्ते की उस तस्वीर के साथ हम अपने सभी सुनने वालों को यहीं छोड़ते हैं। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।